नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले बच्चों मैं आपको करवा रही थी टॉपिक पद परिचय आपकी हिंदी व्याकरण का। और सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये अगली वीडियो डालने में मुझे काफ़ी समय लग गया। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम के कारण आप लोगों के लिए मैं ये अगली वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगा दिया मैंने। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पद परिचय में विकारी शब्द के विषय में बता चुकी हूँ कि विकारी शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और ये हम कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होते क्या हैं? अव्यय का अर्थ बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। वैसे तो देखा जाए अव्यय का अर्थ होता है व्यय न होने वाला। व्यय ना होने वाला मतलब खर्च ना होने वाला, जो खर्च नहीं हो सकता वो अव्यय है। परंतु हिंदी व्याकरण के अंदर जो है, व्याकरण में जो है, अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर हम उसको जो है वाक्य के अंदर डालें तो उसमें लिंग, पुरुष, वचन या कारकों के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे? अविकारी और या फिर अव्यय शब्द ये वे शब्द होते हैं जिनमें कि लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। इनका रूप एक ही तरह रहता है, एक ही समान या एक स्थान पर स्थिर रहता है, जिनमें कोई बदलाव ना आए। जिन शब्दों को किसी भी प्रकार से तोड़ा मरोड़ा ना जाए वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, बच्ची धीरे धीरे चल रही है। अब यहाँ पर बच्चा क्या है? पुल्लिंग है और बच्ची जो है स्त्रीलिंग है। और दोनों में जो है धीरे धीरे जो शब्द लग रहा है, यहाँ देखिए कर्ता में भी परिवर्तन है और क्रिया में भी। यहाँ चल रहा है और यहाँ चल रही है। इनमें और इनमें तो परिवर्तन हुआ है, इसमें और इसमें भी परिवर्तन है, लेकिन ये जो धीरे धीरे शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई भी विकार नहीं है। इस कारण से इसको अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय शब्द कहा जाता है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा हम इसी प्रकार से कहेंगे कि अविकारी या अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं आता हो, उसका रूप एक जैसा ही रहता हो, एक स्थान पर स्थिर रहता हो, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द के 5 भेद माने गए हैं बच्चों, जिनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, ये शब्द जो हैं सभी के सभी अविकारी शब्द हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? आपने पढ़ा होगा क्रिया के विशेषण के विषय में। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो अर्थात इसका जो हम परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताएं वो क्रिया विशेषण है। जैसे लता मधुर गाती है, तो गाती है जो है क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? मधुर। कर्ता कौन है क्रिया का? लता। तो इस क्रिया का कर्ता लता है, लता मधुर गाती है, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई गई है मधुर। श्याम तेज बोलता है, तो यहाँ पर बोलने की जो है विशेषता बताई गई है तेज। तो श्याम जो है तेज बोलता है, तो उसकी विशेषता जो है यहाँ पर तेज बताई गई है। इस कारण से ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। अब बच्चों क्रिया विशेषण के भी ना आगे भेद होते हैं और इनके भेद इस प्रकार से हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है वो क्या होता है? रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका।
अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि जो शब्द क्रिया के होने के ढंग को या उसकी रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि क्रिया किस प्रकार हुई है। आपको मैंने सकर्मक और अकर्मक का बताया था कि क्रिया से पहले क्या लगा के हम सकर्मक अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। अब इसमें क्रिया विशेषण पहचानने के लिए कि ये कौन सी है तो हम इसमें भी प्रश्न करेंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे करके प्रश्न किया जाता है कि कैसे हुई, तो क्रिया किस प्रकार से हुई, किस ढंग से हुई, किस रीति से हुई, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि वह अचानक उठकर चला गया। अब कैसे चला गया? अचानक चला गया। सहसा बिजली चमकने लगी। जिनके नीचे अंडरलाइन लगाया है ये जो शब्द, ये जो रेखांकित जो शब्द हैं, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। सहसा बिजली चमकने लगी। कैसे चमकने लगी? बिजली कैसे चमकने लगी? सहसा चमकने लगी। सहसा का अर्थ भी अचानक ही होता है कि अचानक बिजली चमकने लगी। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी बात कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक सुनो। तो जहाँ पर कैसे करके प्रश्न करें और उसका उत्तर उसके अनुसार मिले तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इनमें जो शब्द आते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, फटाफट, तीव्र, मंद, सहसा, झटपट, धड़ाधड़, हाथों हाथ, भली भांति, ध्यानपूर्वक, अक्सर, ऐसे वैसे, कैसे, ज्यों त्यों, सुखपूर्वक और दुखपूर्वक, कदाचित, ये शब्द जो हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसमें और भी आ सकता है तेजी से, तीव्रता से, यहाँ तीव्र के स्थान पर तीव्रता से, मंदता से, या इस प्रकार से, शनै शनै, इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर किस प्रकार से मिल रहा है और प्रश्न उसका कैसे बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? इस प्रकार से बन रहा है। तो जैसे बन रहा है वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में बच्चों जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, यानी कि क्रिया किस समय पर हुई, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके अंदर जो है समय का अर्थ ये नहीं है कि टाइम बताया जाएगा। इसमें जो शब्द आते हैं वह इस प्रकार से होते हैं, मतलब वाक्य में इस प्रकार से लगते हैं, जैसे कि मैं परसों जाऊंगी, वह दिन भर पढ़ता रहा। अब अंडरलाइन किए हुए शब्द क्या हैं? ये कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। वह कब तक पढ़ता रहा? दिन भर पढ़ता रहा। वह कब जाएगी? परसों जाएगी। तुरंत चले जाओ। कब चले जाओ? तुरंत चले जाओ। तुम अब आ सकते हो। अब यहाँ पर अब जो है ये भी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तुम कब आ सकते हो? तुम अब आ सकते हो। तो इस प्रकार कब लगा के इसमें प्रश्न किया जाता है तो हमें समय का पता चलता है। इनमें जो शब्द आते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे इनमें शब्द हैं अभी, कल, परसों, कब, तुरंत, दिन भर, रात भर, नित्य, लगातार, कभी कभी, हमेशा, सुबह, रात, आज, अब, जब, तब, ये सारे के सारे शब्द जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें जब भी कभी आप लोगों के सामने इस प्रकार के जो है वाक्य आएगा तो आपको पहचान आ जाएगी कि ये शब्द लगा है तो इसमें काल के यानी कि समय का बोध करवाया जा रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, यानी कि जो शब्द क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, राम ज़्यादा खाता है, जितना चाहे ले लो। अब यहाँ पर उतना, जितना, राम, ज़्यादा, थोड़ा, कम, जितना, ये क्रिया विशेषण में क्या आते हैं? जितना, उतना, कितना, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत। इसमें एक बहुत शब्द भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, तनिक, बिल्कुल। ये शब्द जो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के जो हैं शब्द कहलाते हैं, जिनसे कि हमें पहचान होती है कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं उनमें क्या होता है, हमें स्थान का बोध होता है, यानी कि जो शब्द क्रिया के होने के स्थान को या दिशा का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा यहाँ बैठो, मोहन अंदर गया है, उस ओर रेलवे स्टेशन है। यहाँ अंदर और जो है ये दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इनमें जो शब्द आते हैं, बहुत से बच्चे क्या होते हैं जहाँ पर जगह का नाम दिया होता है कि जैसे वह दिल्ली जाएगा, अब दिल्ली दिया हुआ है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिख देते हैं उसको। नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो हैं वो हैं ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तरफ, और, दाएं, बाएं, इधर, उधर, ये शब्द भी आ सकते हैं, इधर, उधर, ये सब शब्द जो हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। जो मैंने नहीं भी लिखे हैं इसमें, जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख भी सकते हैं कि इसमें इधर, उधर शब्द ये भी आपके, और जहाँ शब्द ये भी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराता है। जहाँ पर दिल्ली जगह दी होगी ना, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में नहीं आएगा। जहाँ पर नाम दिया हुआ है, जगह का नाम दिया हुआ है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, वो क्रिया विशेषण में नहीं आएगा। क्रिया विशेषण के साथ यानी क्रियाओं के साथ जो लगे होंगे, और ये इस प्रकार से लगे होंगे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, ये शब्द जहाँ लगे होते हैं ना, ये शब्द जो हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या होगी। क्रिया के साथ जब ये शब्द लगे हों, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, तो ये सब के सब जो हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ एक जो व्याकरणिक परिचय इसका हम कैसे देंगे उसके और जो है आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ। जो आपका ये इसका परिचय होगा, क्योंकि हमारे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब इनका ये जो अविकारी शब्द होते हैं, इनका लिंग, वचन, पुरुष और काल कारक के अनुसार कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए इन वाक्यों के अंदर जब ये शब्द आ जाते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार से आपको उसका लिंग, वचन, पुरुष, काल ये सब नहीं बताना होता। आपको कितना लिखना होता है, जैसे ये शब्द दिया, जैसे ये पंक्ति दी हुई है कि वह मेरी बात चुपचाप सुन रहा था। ये वाक्य में चुपचाप के नीचे अंडरलाइन है। तो अब यहाँ पर आप प्रश्न करोगे कि वह मेरी बात कैसे सुन रहा था, तो पता चल गया ना, रीति है, यानी ढंग पूछा गया, कैसे सुन रहा था, चुपचाप सुन रहा था। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण लगाकर आप ब्रैकेट में लिख देंगे अव्यय शब्द। और ये अंडरस्टूड होता है बच्चों कि अव्यय शब्द जहाँ पर भी लगा होता है वो अविकारी शब्द हो जाता है, और अविकारी शब्द कभी बदलता नहीं। और इसलिए आपको ना तो इसका लिंग बताना है, ना आपको इसका वचन बताना है, ना काल, क्रिया, कारक, कुछ भी नहीं बताना। केवल और केवल आपने उस क्रिया विशेषण का भेद बताकर उसके सामने ब्रैकेट में अव्यय शब्द लिखना है। अगला है कि वह नित्य घूमने जाता है। वह कब घूमने जाता है, नित्य घूमने जाता है। नित्य का मतलब क्या होता है, हर रोज़, यानी कि हर दिन। तो यहाँ पर कब घूमने जाता है से कब का आया, बोध किसका हुआ, समय का। तो यहाँ होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया अव्यय शब्द। वह मेरी बात पर बहुत हंसा। वह मेरी बात पर कितना हंसा, बहुत हंसा। तो किसका बोध हुआ, परिमाणवाचक का। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है लगाकर आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये अव्यय शब्द है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्रिया विशेषण का भेद लिखना है कि उसका भेद क्या है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है या स्थानवाचक है। रात में देर तक बारिश होती रही। रात में कब तक बारिश होती रही, देर तक बारिश होती रही। तो कब जहाँ आया वहाँ पर काल का बोध हुआ, यानी समय का बोध हुआ। तो कालवाचक क्रिया विशेषण और अव्यय शब्द लिखकर आप इसका व्याकरणिक परिचय दे देंगे। ऐसे ही अगला एक जो है वाक्य वो है कि तुम वहाँ चले जाओ। तो तुम कहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और जहाँ पर कहाँ का प्रश्न आ जाता है तो स्थान का बोध होता है। तो वहाँ जो है ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और अव्यय शब्द है। तो इनमें बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ अव्यय शब्द लिखकर, यानी कि क्रिया विशेषण का भेद बताकर और ब्रैकेट में अव्यय शब्द लिखकर हम क्या कर देंगे, इतना बता देंगे कि अब ये जो शब्द है हमारा
जो इसका व्याकरणिक परिचय है वो केवल इतना ही है। और ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि अव्यय शब्द लिखने के बाद उसका लिंग काल वचन हमने नहीं बताना है। तो पता चल जाएगा कि ये जो है क्रिया विशेषण, ये अविकारी शब्द हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज हमने किया है क्रिया विशेषण के विषय में। और अगले उसमें हम करेंगे संबंध बोधक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो क्या होते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करके उनका व्याकरणिक परिचय कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस क्रिया विशेषण का जो मैंने करवाया है टॉपिक, इसको आप अपने नोटबुक में भी उतारेंगे और साथ ही इसको समझ भी लेंगे। इसके मिलते जुलते कुछ और वाक्य यदि आपको मिलते हैं आपकी पुस्तक में तो आप उनको करके देखिएगा कि आपको उनकी पहचान आती है या नहीं आती। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इन व्याकरण के टॉपिक में जो है बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो वो भी इस प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं आपकी तरह। तो उनको ना हो और वो भी आपकी तरह अच्छे से अच्छे समझ पाएँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में संबंध बोधक और समुच्चय बोधक शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।